नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आप सभी का वेलकम अभिनंदन है। आज के हम हिंदी पेडागोजी के क्लास नंबर 2 करेंगे और ये हिंदी शिक्षण विधियों के क्लास कंप्लीट होने के बाद आपकी हिंदी साहित्य की क्लास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य की जल्दी क्लास आपकी शुरू होने वाली है, वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अनुसार, जो आपके पीबी व्यापम में पूछे जाते हैं, एमपी टेट में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं। आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। और आपके पेडागोजी बाल विकास की जो पेडागोजी है आपकी 7 PM पे लाइव क्लास होती है। जी हाँ, आपकी बाल विकास पेडागोजी की जो आपकी 10 नंबर की आनी है, वो शाम को 7 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। तो चलिए सभी लोग यहाँ पे तैयार हो जाइए। हिंदी पेडागोजी के क्लास नंबर 2 में शिक्षण विधियों की यह क्लास है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और ये पहले क्लास का मॉक क्वेश्चन था कि रस अनुभूत पाठ का संबंध होता है विचारात्मक से, क्रियात्मक से, भावात्मक से या रचनात्मक से होता है। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन गृहिणी शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट उनका कल आया था, आज भी मॉर्निंग पे आया है। रस अनुभूति पाठ का जो संबंध होता है दोस्तों, वह किससे हो जाता है? वह हो जाता है आपके भावात्मक से होता है। जी हाँ, सामान्यतः कोई भी पद्य पाठ या कविता में कवि के द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तु का केवल अर्थ जितना महत्वपूर्ण होता है, उसमें कई गुना ज़्यादा उस कविता में कवि के भाव होते हैं। और जब रसास्वादन के माध्यम से कविता को पढ़ा जाता है तो उसके भाव प्रकट होते हैं। तो हम भावात्मक की बात करेंगे। रस अनुभूति पाठ का संबंध भावात्मक की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? आपके आगमन विधि में, आपके पर्यवेक्षण विधि में, आपके निगमन विधि में, आपके व्याख्या विधि में। तो स्थूल, जी हाँ, स्थूल से नहीं, सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी छोटा, स्थूल यानी बड़ा। यानी अगर बड़ा अक्षर पूरा का लिखा तो ये हमारा स्थूल हो जाता है, और इसी को हम अगर छोटा लिख देते तो हमारा ये सूक्ष्म बन जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर मतलब छोटे से लेके बड़े की ओर, ये शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? तो हम सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे निगमन विधि। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना निगमन विधि में स्पष्ट दिखाई देती है। निगमन विधि में पहले कोई सिद्धांत या नियम रखा जाता है, फिर विभिन्न उदाहरणों में उसकी पुष्टि की जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, समान से विशेष की ओर, ये सारे आपके निगमन विधि के शिक्षण सूत्रों की बात करते हैं। इसके बाद आपका है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी होती है? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या व्याख्यान विधि की बात करें। तो व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि हमारी कहलाती है वह कौन सी विधि हो जाती है? सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना, यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, तो व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि हमारी कहलाती है वह दोस्तों कहला जाती है आगमन निगमन विधि। जी हाँ, यह विधि सबसे अधिक प्रभावी भी होती है और यह आगमन व निगमन दोनों विधियों का सम्मिलित रूप होता है। इसमें आगमन विधि द्वारा विद्यार्थी नियम की खोज करते हैं और फिर निगमन विधि द्वारा उस नियम का अभ्यास करते हैं। अगला प्रश्न है, आगमन विधि का उपयोग किया जाता है व्याकरण शिक्षण में, अभिक्रमित अनुदेशन में, साहित्य शिक्षण में या पर्यवेक्षित शिक्षण में किया जाता है। तो हम सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं आप सभी लोग, तो आगमन विधि का जो उपयोग किया जाता है वह आपके व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। आगमन विधि के 4 चरण और 4 सोपान होते। कितने, अगर प्रश्न आ गया कि आगमन विधि के कितने चरण सोपान होते, तो 4 चरण और सोपान होते। पहला होता है विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, दूसरा होता है निरीक्षण, तीसरा होता है निमीकरण या सामान्यीकरण, और चौथा होता है परीक्षण या सत्यापन करना। तो 4 ये आपके व्याकरण शिक्षण के आगमन विधि के 4 चरण और सोपान होते। इसके बाद अगला प्रश्न है, हर्बट की पंचपदी में कितने सोपान या पद है? तो इनके नाम से ही जानी जाती है, इनका नाम ही हर्बट पंचपदी, 5 पदों वाली आपके पंचपदी, 5 पदों वाली। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह ऑलरेडी आप लोगों का सही हो जाता है। ठीक है, तो नो डाउट आई होप समझ गए होंगे। ये पांचों आपके क्या आप जानना चाहते हैं? ये पांचों जो पंचपदी होती हैं कौन कौन से होती हैं? देखिए, पहला जो पद या सोपान होता है वह होता है प्रस्तावना, दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण, तीसरा होता है संबंधीकरण या तुलना कह सकते हैं, चौथा होता है निमीकरण या सामान्यीकरण, और पांचवा होता है प्रयोग।
ये 5 होते हैं हर्बर्ट के सोपान या पद की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि को भंडारकर विधि कहते हैं? व्याकरण अनुवाद विधि, रसास्वादन विधि, पाठ पुस्तक विधि या कथानक विधि की बात करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं जिस विधि को भंडारकर विधि कहते हैं, सभी बताइए भंडारकर विधि किस विधि को कही जाती है? तो हम सभी लोग जानते हैं व्याकरण अनुवाद विधि को। जी हाँ दोस्तों, व्याकरण अनुवाद विधि को सबसे पहले दक्षिण भारतीय विद्वान कौन है आपके? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए उपयोग में लाई गई थी। इसलिए इस विधि को भंडारकर विधि के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखना, भारतीय विद्वान, दक्षिण भारतीय विद्वान रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, विशेष से समान की ओर। पिछले क्वेश्चन में इसीलिए हमने आपको डिटेल के साथ चर्चा किया था, बात किया था। तो आगमन विधि में जिस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है आपको ये बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि आगमन विधि में जिस शिक्षण सूत्र का पालन होता है वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, विशेष से समान की ओर होता है। लेकिन आगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर नहीं होता। यहाँ से क्या होता है? उदाहरण टू नियम, उल्टा होता है। और नियम से उदाहरण आपके निगमन विधि का हो जाता है। इसलिए आपका यह सूत्र शिक्षण नहीं होगा। बाकी ए बी डी ये तीनों हो जाएंगे। और क्या पूछा जा रहा है? कौन सा सूत्र पालन नहीं होता है? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब देखिए, इस अगला प्रश्न जो दिया गया इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए हम प्रत्येक प्रश्न को डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं सारी बात करते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी में कौन सा पद नहीं है? 5 पदों को इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था आप लोगों को। तो किसको हमने नहीं बताया था? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, सिद्धांत और प्रयोग। किसको नहीं बताया था? याद रखिएगा, हमने आपको सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं की थी। हमने 5 में आपका किसका चर्चा किया था? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण की चर्चा की थी, संबंधीकरण या तुलना की चर्चा की थी, सामान्यीकरण, नियमीकरण की और आपके प्रयोग की। हमने सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं की थी। अर्थात हर्बटी पंचपदी में आपका सिद्धांत कोई पद नहीं है। इसलिए कार्जेंट क्वेश्चन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है अगर डिटेल्स के साथ करते हैं, उनसे संबंधित ही प्रश्न आ जाते हैं, तब आपसे बनना चाहिए, ए टू जेड आपसे बनना चाहिए। और यही हमारी उद्देश्य है और यही हमारा एक प्रण है कि अब शिक्षक भर्ती में अव्वल आना है। राष्ट्र हित में टीटी फैमिली की बात करते हैं तो आपका स्कोर बेटर आना, कैसे भी प्रश्न आए आपसे बनना चाहिए। आप सभी लोग यहाँ पे इस प्रश्न का फीडबैक करेंगे, जवाब देंगे कि साखी अभिक्रमित अन्वेषण किसके द्वारा दिया गया है? क्या वह नॉर्मन क्राउडर के द्वारा, स्किनर के द्वारा, हॉलैंड के द्वारा या वुडवर्थ की बात करेंगे? सभी कमेंट कीजिएगा, जितने जानते हैं नहीं जानते हैं सभी यहाँ पे भाई बहन गृणी अपना 101% यहाँ पे जो ठीक है ट्रांसलेटिव होता है, आपका जो ट्रांसमीटर होता है वो मीटर को नीचे नहीं आने देना है। ठीक है, जो भी हो आप यहीं पे फीडबैक देकर अपने प्रिपरेशन को बेहतर करते हैं। अपने झिझकपन जो होता है हमारे अंदर उसको भी दूर कर सकते हैं। इसलिए गलत हो सही हो आप कमेंटेड जरूर हो, बाकी आपको राइट आंसर पता चल ही जाता है। इसलिए कमेंटेड अवश्य बने और जो कमेंटेड होते हैं आप देखते हैं वही अव्वल आते हैं। तैयारी के साथ साथ कमेंटेड होना भी बहुत जरूरी होता है। तो साखी अभिक्रमित अन्वेषण जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो हम बात करेंगे नॉर्मन क्राउडर की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 1960 में नॉर्मन क्राउडर ने रेखीय अभिकरण अन्वेषण में पाई गई मूल्यांकन की कमी को दूर करने के प्रयास में साखी अभिक्रमित आपका अन्वेषण प्रस्तुत किया। नॉर्मन क्राउडर 90 to 60 की बात करेंगे। अगला, शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया था? सुकरात, डॉक्टर प्रेसे, वाटसन या स्किनर की बात करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं शिक्षण मशीन का जो आविष्कार किसने किया था। नहीं जानते तो ये भी जान लेंगे, हम बात करेंगे डॉक्टर प्रेसे। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान अभिक्रमित अन्वेषण विधि क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक BF स्किनर की देन है। किसकी देन है? BF स्किनर की देन है, ये ध्यान दीजिएगा। परंतु इनसे पहले इसके प्रयास ईसवी पूर्व 5वीं सदी में सुकरात ने किए थे और 20वीं सदी में अमेरिका विद्वान डॉक्टर प्रेसे ने शिक्षण मशीन बनाकर इस प्रकार की व्यवस्था की, परंतु यह प्रयोग असफल रहा। लेकिन आविष्कार की बात करें, यहाँ पे नहीं कि किसका प्रयोग सफल या असफल, तो आविष्कार डॉक्टर प्रेसे ने पहले किया था। ठीक है,
ये ध्यान देना, 20वीं सदी की बात करते हैं, अमेरिकी विद्वान। और वर्तमान में अगर पूछा जाता है, वर्तमान अभिक्रमित अवदेशन विधि जो है क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक बीएफ स्किनर की देन है वर्तमान में। और ईसवी पूर्व 5वीं सदी में सुकरात ने दिए थे और 20वीं सदी में अमेरिका के विद्वान डॉक्टर प्रेसे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन की हम बात करेंगे। प्रश्न को भी ध्यान देना है, समझना है, फीडबैक करना है। अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अन्वेषण से संबंधित नहीं है। रेखीय अन्वेषण, शाखीय अन्वेषण, गणितीय अन्वेषण या विरल अन्वेषण की बात करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अभिक्रमित अन्वेषण से जो आपका संबंधित होता है वह आपका रेखीय होता है, शाखीय होता है, गणितीय होता है, लेकिन विरल अन्वेषण नहीं होता। क्या होता है? विरल अन्वेषण आपका नहीं होता है। रेखीय, शाखीय, गणितीय और एक और होता है, और वह आपका है, कौन है सभी लोग बताइए? और एक और कौन सा होता है? वह होता है आपका कंप्यूटर अभिक्रमित। जी हाँ दोस्तों, रेखीय, शाखीय, गणितीय अन्वेषण और होता है गणितीय अभिक्रमित अन्वेषण। ये चार आपके अन्वेषण के प्रमुख प्रकार होते हैं। तो विरल अन्वेषण यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि कार्य क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न पूछा गया है कि अभिक्रमित अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डीवी, हेलन पार्कहर्स्ट, बीएफ स्किनर या फ्रोबेल की बात करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं अभिक्रमित अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया था। वो महान आपके हैं बीएफ स्किनर, क्योंकि यहाँ पे अभिक्रमित अन्वेषण विधि दिया गया है, इसलिए हम बीएफ स्किनर का जिक्र किए। ठीक है, और बीएफ स्किनर ने कब किया था? सन 1954, जी हाँ 1954 में किया था। और यह स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर यह आधारित है, और प्राचीन काल में इसका प्रयोग सुकरात ने अपनी प्रश्नोत्तर प्रणाली में किया था। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा ग्रहण करने में उपयोगी कौन सी विधि का प्रचलन सर्वाधिक है? अभिक्रमित अन्वेषण विधि, प्रयोजन विधि, पर्यवेक्षित विधि, अध्ययन या प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा ग्रहण करने में जो आपकी उपयोगी विधि का प्रचलन हमारा सर्वाधिक होता है वह होता है अभिक्रमित अन्वेषण विधि की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दूरस्थ शिक्षण स्व अनुदेशन प्रणाली पर आधारित होता है तथा अभिक्रमित अन्वेषण विधि भी स्व अनुदेशन पर आधारित होती है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह दूरस्थ शिक्षा ग्रहण में उपयोगी विधि की बात करेंगे, अभिक्रमित अन्वेषण विधि की बात करेंगे। अगला है जो हमें मिलान करना है, शाखीय अन्वेषण, रेखीय अन्वेषण, शिक्षण मशीन, प्रश्नोत्तर प्रणाली, सुकरात, बीएफ स्किनर, नॉर्मन क्राउडर और डॉक्टर प्रेसे। सारी चीज़ें हम जान चुके हैं और यहाँ पे हमें सही बताना है। देखिए सुकरात की अगर बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं प्रश्नोत्तर प्रणाली की जिक्र होगा, चौथा यहाँ पे कर लीजिए। और डॉक्टर पेशे की बात करते हैं तो शिक्षण मशीन की बात करेंगे, डॉक्टर पेशे की बात करेंगे। और रेखीय अभिक्रमित की अगर बात होती है, रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण की अगर बात होती है तो बीएफ स्किनर की बात होती है। और शाखीय अन्वेषण नॉर्मन क्राउडर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शाखीय अभिक्रमित क्राउडर की बात करेंगे। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि में अन्य भाषा शिक्षण से तुलनात्मक अध्ययन पर बल देती है? अनुकरण विधि, व्यतिरेक विधि, भाषा संसर्ग विधि या व्याकरण अनुवाद विधि। तो इनमें से जो शिक्षण विधि अन्य भाषा शिक्षण से तुलनात्मक अध्ययन पर बल देती है वह हमारी कहला जाती है व्यतिरेक विधि। किसकी बात करेंगे? व्यतिरेक विधि में अन्य भाषा शिक्षण में या अन्य भाषा शिक्षण से तुलनात्मक अध्ययन पर यह बल देती है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी विधि द्वारा बालक को आड़ी तिरछी रेखाओं, वृत्तों द्वारा वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है? किस विधि के द्वारा कराया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं लगभग, और वह विधि आपकी कौन सी है? वह विधि आपकी कहलाती है दोस्तों, सभी कमेंट कीजिए। इनमें से जिस विधि द्वारा बालक को आड़ी तिरछी रेखाओं वृत्तों द्वारा वर्णों का ज्ञान कराया जाता है व्यतिरेक विधि है, द्विभाषी विधि है, पेस्टोलॉजी विधि या प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। सभी यहाँ पे कमेंट के फीडबैक करके बताइएगा। ये प्रश्न जो है आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है, इंटरेस्टेड प्रश्न है, और हम देखते हैं इस प्रश्न पर इंटरेस्टेड कितने लोग हैं, कमेंट के माध्यम से बताया जाएगा। जी हाँ, अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। जिनमें से शिक्षण विधि में बालक को अन्य भाषा के शब्द का मातृभाषा में अर्थ बताने की बजाय संबंधित वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से रख दिया जाता है? किस विधि में रख दिया जाता है?
व्यतिरेक, प्रत्यक्ष, दल या द्विभाषी विधि की बात करेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमें यहाँ पे सब पता चल जाता है कि जिस शिक्षण विधि में बालक को अन्य भाषा के शब्द का मातृभाषा में अर्थ बताने के बजाय संबंधित वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से रख दिया जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से रखना मतलब हम किसकी बात करेंगे? प्रत्यक्ष विधि की बात करेंगे। क्योंकि बालक को जब विदेशी भाषा सिखाई जाती है तो सर्वप्रथम विदेशी भाषा का शब्द, उसका उच्चारण, विदेशी भाषा के शब्द का अर्थ लिखा जाता है, जिससे विद्यार्थी पर 3 शब्दों को सीखने का बोझ आ जाता है। प्रत्यक्ष विधि में बालक को उस शब्द से संबंधित विषय वस्तु का उपलब्ध या करवा दी जाती है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रत्यक्ष विधि का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिए। प्रत्यक्ष विधि में या प्रत्यक्ष विधि का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग टिपिंग ने किया, प्रोएट्स ने, फ्रेजर ने, गुइन ने किया। सभी बताइए। आपका कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। तो प्रत्यक्ष विधि का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले प्रोफेसर एट्स की बात करेंगे। कब किया था? 20वीं सदी। जी हाँ, 20वीं सदी के प्रारंभ में किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या किया गया? तो दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में, अमेरिका में, रूस में, ब्रिटेन में, कहाँ में किया गया, कहाँ पर किया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं फिर भी कमेंट कीजिए। हम बात करेंगे अमेरिका। जी हाँ, दल शिक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका की बात करेंगे। कहाँ पे किया गया? अमेरिका में किया गया। अगला है, दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सभी बताइए। तो दल शिक्षण का या दल शिक्षण विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं वो कौन है? सभी बताइए। अब ये चीज जाना कि अमेरिका में कौन है, एक हिंट हमने आपको दे दिया है, ठीक है, और इस हिंट के माध्यम से आपको कमेंट करके बताना है। दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, ये सभी लोग जानते हैं, अमेरिका में। ये बताइए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, लेipzig, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स, ये चारों में से अमेरिका में कौन सा उपलब्ध है? सभी बताइए। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, दल शिक्षण के बारे में जानकारी करेंगे, लेकिन हम यहीं पर आज प्रश्न समाप्त करते हैं 40वें पर भी। तो दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि टॉप 20 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया, फीडबैक किया। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास 7 PM पे बाल विकास पेडागोजी की लाइव क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।